नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग जेल के कैदी की मौत के बाद हड़कंप, परिजनों ने लगाया लापरवाही के आरोप। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले अब जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं। पार्टी छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, बोली सवाल पूछने पर चप्पल से पीटने की आ सकती है नौबत। झारखंड स्थापना दिवस पर जामताड़ा में भव्य आयोजन, 17.36 करोड़ की योजना का हुआ शिलान्यास। तेज सर्दी में बेघरों का सहारा बनी सामाजिक संस्था, जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद कैदी खेमलाल महतो उर्फ खेलवा की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। दोपहर में तबीयत खराब होने के बाद उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां शाम तक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। खेमलाल महतो दुष्कर्म के मामले में दोषी था और पिछले 2 वर्षों से सजा काट रहा था। वहीं मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि खेमलाल कई दिनों से बीमार था, लेकिन जेल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया और जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं दामाद ने बताया कि 3 दिन पहले मुलाकात के दौरान खेमलाल बेहद ही कमजोर था और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। बावजूद इसके जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि आज उनकी मौत हो गई। परिवार की मांग है कि इस मामले की जांच की जाए और खेमलाल को इंसाफ दिला जाए। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हजारीबाग से सीधे जुड़ चुके हैं रुपेश, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी, आपको हम बता दें कि ये रात की घटना है, जहां पर जेपी नारायण कारागृह में जो 55 साल का कैदी जो बलात्कार और मौत की सजा काट रहा था, वो अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद उसे रिम्स भी रेफर कर दिया जाता है। रिम्स से इलाज चल रही थी, फिर जब वहां से वो आता है तो और भी जगह उसे रेफर किया जाता है। इसी दौरान में अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान में उसे हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो परिजन है वो भी काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे थे परिजन, लापरवाही के आरोप लगा रहे थे, तो क्या कुछ बातें सामने आ रही है? क्या हुआ था खेमलाल को? जी, वो पहले पूर्व से ही काफी दिन से वो 2 साल से जेल में बंद है और वो काफी बीमार भी चल रहे थे। जेल में भी उनकी जो जेल अस्पताल है उसमें भी उनका इलाज लगातार जारी रहता था। परिजन लगातार मिलने भी आते थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ दिनों से लगातार उनकी तबीयत में ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल शिफ्ट करना पड़ रहा था। जिसके बाद जो खेमलाल है उन्हें खेमलाल महतो को फिर अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान इसी दौरान जो हार्ट अटैक आया उसमें उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें वो 2 साल से जेपी कार में बंद थे, तो बलात्कार और मृत्यु मौत के केस में अंदर थे। जी, साफ तौर पर अगर हम बात करें रुपेश, तो जेल प्रशासन की ओर से क्या कुछ बातें सामने आ रही है? क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ स्पष्टीकरण को लेकर क्या जानकारी है? जी, जेल प्रशासन ने भी यही बात जेल प्रशासन ने बताई थी कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, लेकिन जब वो उन्हें अस्पताल शिफ्टिंग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। और जो किस जुर्म में बंद थे और कितने सालों से बंद थे, उन्होंने यह अपने स्पष्टीकरण दी, लेकिन परिजन उससे संतुष्ट नहीं है। परिजन इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं और जेल प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी मौत हो गई और हमें पोस्टमार्टम के लिए हमें बताया नहीं गया और इनका पोस्टमार्टम कर लिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह परिजनों का कहना है। जी रुपेश, मामले को लेकर अगर हम बात करें तो इसे लेकर परिजनों की कुछ बातें सामने आ रही है, तो पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि परिजन का क्या कुछ कहना है मामले को लेकर। जी, मैं बुधवार को मैं और मेरी सास मेरा ससुर से मिलने गए थे जेल के अंदर। वो बात करने से बिल्कुल असमर्थ हैं, चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम 1 महीने के बाद उनसे मिलने के लिए गए थे। बात नहीं हो पा रही थी और न चल भी नहीं सक रहे थे और न बात करने पा रहे थे। उसके
एक आदमी थे, वो पकड़ के लाए हुए थे। बोले कि जो भी बोलना है, वो पिंटू नाम करके लड़का था, जो भी बोलना है इसी को बोल दीजिए, ये हमको बाद में बता देंगे। फिर वही आदमी उसको पकड़ के ले गए जेल के अंदर। क्या लगता है, क्या ऐसी घटना, कैसे ये घटना घटी, क्या लगता है? जी, सारा लापरवाही जेलर सुपरिटेंडेंट का है, जो जेल के अंदर जमेदार हैं, हवलदार हैं। सारा गलती उन्हीं लोग पुलिस, वहाँ के पुलिस प्रशासन का ही है। अगर मेरा ससुर को अगर सही सलामत बुधवार को या बुध को ही अगर इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए कराया जाता तो आज मेरा ससुर अभी कुछ नहीं होते। सारा गलत जेलर सुपरिटेंडेंट के है। हम यही जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जब मेरा पिताजी तबीयत ख़राब में थे तो उसी दिन अगर बेहतर इलाज के लिए अगर रिम्स या सदर या कहीं पे ले लिया जाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं होता। और हम यही चाहते हैं कि जो वहाँ के जिला जितना पुलिस प्रशासन है उनकी लापरवाही से ये हत्या हुआ है। क्या चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि डीसी एसपी से जो है मेरा न्याय मिले, हमको यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। साफ तौर पर रुपेश, जैसा कि आप भी सुन पा रहे थे और दर्शकों को भी हम सुना रहे थे कि किस कदर जो दामाद हैं और जो बेटे हैं वो गंभीर आरोप लगाते हुए जेल प्रशासन पर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि जो जेलर सुपरिटेंडेंट हैं उनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई है। तो क्या लगता है रुपेश, अभी की क्या कुछ स्थिति है और बॉडी को क्या परिजनों को सौंप दिया गया है? ये अभी उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पता चल रहा है कि बॉडी अस्पताल में ही और परिजन की निगरानी में है। और इससे परिजनों ने भी इसमें मांग की थी कि वह पोस्टमार्टम के वक्त उन्हें जो सूचित नहीं किया गया था, बाद में इसे सूचित कर दिया गया। और बाद में जो हम जेल जब मिलने जाते थे तो कुछ दिनों से जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें जेल प्रशासन ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो साबित नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर परिजनों का ये बात कहना है। जी बिल्कुल रुपेश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हजारीबाग से हम आपको बता रहे थे कि जो कैदी है उनकी मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं जेल सुपरिटेंडेंट को लेकर और जो कार्रवाई की मांग की है। तो अब देखना होगा कि इसे लेकर जेल प्रशासन किस कदर कदम उठाता है और जिला प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेते हैं और परिजनों की बातों में कितनी सच्चाई है। ये तो खैर जांच का विषय है और मामले को लेकर फिलहाल जांच जारी है। अब हम हजारीबाग के बाद बिहार का रुख करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक डबल सेंचुरी वाली जीत के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही। एनडीए की इस धमाकेदार जीत ने प्रदेश की राजनीति में नया माहौल बना दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार वासियों को संबोधित कर रहे हैं और इस चुनावी नतीजे को देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ बता रहे हैं। उन्होंने अपने ताजा संबोधन में बिहार की जनता की सराहना करते हुए कहा कि मेरी माताओं, बहनों और नौजवानों ने आने वाले कई दशकों की राजनीति को मजबूती की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस चुनाव में बिहार की जनता ने जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया, जो पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ बिहार के बदलते राजनीति माहौल को दर्शाता है, बल्कि आने वाले कई चुनावों की दिशा का भी संकेत दे रहा है। आपको हम सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। बिहार की माताएं, बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की। साफ तौर पर प्रधानमंत्री
मोदी को सुन पा रहे थे किस कदर उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिक को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो कि आने वाले चुनावों को लेकर संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो बिहार की जनता ने जातिवाद की दीवार तोड़ी और सांप्रदायिकता की दीवार तोड़ते हुए विकास को चुना है, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है ये बंगाल चुनाव से भी लेकर देखा जा सकता है। तो आने वाले अब समय में देखना होगा कि बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा किस कदर तैयारी करती है और वहां पर जातिवाद और सांप्रदायिकता का क्या कुछ रंग देखने को मिलता है। एक बार रुख हम फिर बिहार का करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं महागठबंधन को जहां इस बार सिर्फ 35 सीटें मिली है, तो बात अगर राजद की करें तो 25 सीटों में ही वह सिमट गई है। इसी बीच लालू प्रसाद की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का बड़ा ऐलान करते हुए बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि पार्टी के भीतर सवाल पूछने पर बदसलूकी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर तेजस्वी, संजय या रमीज से सवाल पूछा जाए तो गाली मिलेगी, यहां तक कि चप्पल से पीटे जाने की भी नौबत आ सकती है। रोहिणी ने भावुक होते हुए यह भी कहा कि अब उनका कोई परिवार नहीं बचा। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि लालू परिवार के भीतर एक के बाद एक दरार क्यों खुल रही है। वह बेटी जो अपने पिता को किडनी दी है, उन्होंने परिवार से ऐसे अचानक अलग होने का फैसला क्यों लिया। पहले हम आपको सुनाते हैं रोहिणी यादव ने क्या कुछ कहा है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ चुकी हैं। तो प्रिया, ये काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बेटी जो अपने पिता की सबसे प्रिय बेटी में से एक है और उन्होंने अपने पिता को एक किडनी भी दी है, ऐसे में एक के बाद एक लालू परिवार में दरार डालना और ये संजय यादव और रमीज का नाम सामने आना, ये कहां तक बातें हैं और ये क्या नया मोड़ आने वाला है बिहार की राजनीति में, खासकर आरजेडी को लेकर? जी बिल्कुल अनुपम, अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें तो रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ शब्दों में यह कहा था कि वे राजनीति छोड़ रही हैं, साथ ही परिवार से नाता जो है वो तोड़ रही हैं। और उन्होंने इस फैसले के लिए 2 लोग, रमीज और संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। और रिपोर्ट्स के अनुसार रमीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मोड़ है ये काफी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है इसको लेकर के, चूंकि लालू परिवार जो है ये राजनीति में सबसे मजबूत माना जाता था इनका परिवार, और इनके अंदर जो मजबूती थी वो अब धीरे धीरे खोखली होती हुई नजर आ रही है। बात करें तो संजय यादव और रमीज का नाम कई दिनों से चर्चा में है। जब तेज प्रताप भी घर से निकाले गए थे तब उन्होंने संजय यादव का नाम लिया था और अब रोहिणी आचार्य का नया बयान सामने आया है जिसने पूरा हलचल मचा दिया। तो एक बार रमीज और संजय यादव के बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताएं विस्तार से, तो हमारे दर्शकों को पता चल पाएगा कि आखिर आरजेडी के अंदर और खासकर लालू परिवार के अंदर कितना रोल रखते हैं या इनकी कितनी अहम भूमिका है। जी अगर हम बात करें रमीज की, तो रमीज जो है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, और बलरामपुर के पूर्व सांसद जाहिर के ये दामाद हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि रमीज जो है वो तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त हैं, जो क्रिकेट के समय से ही उनके साथ हैं। साल 2016 में रमीज आरजेडी से जुड़े हुए थे, 2016 से ही वो जुड़े हुए हैं। और रमीज जो है ये तेजस्वी के डेली रूटीन और कैंपेनिंग का काम भी देखते हैं दरअसल। और संजय यादव की तरह ही रमीज जो है ये तेजस्वी के क्रिकेट के जमाने के दोस्त हैं। उन्होंने डीपीएस मथुरा रोड से 10वीं की पढ़ाई की है और जामिया से एमबीए की डिग्री ली है। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हुई रमीज की। अगर हम संजय यादव की बात करें तो एक के बाद एक उनका पार्टी के अंदर कद बढ़ता नजर आया है। और इससे पहले जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में ही उन्हें जयचंद का भी जो एक उपाधि है वो दी थी। तो ऐसे में संजय यादव का क्या कुछ भूमिका है?
जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे तो रोहिणी का भी यही मानना था, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स और बाइट्स में जो उन्होंने बताया कि रमीज और संजय यादव जो है उन्हें परिवार और राजनीति छोड़ने के लिए उन्होंने कहा है। और संजय यादव को लेकर परिवार में पहले से ही आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते हुए नजर आ रहे थे। तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि संजय यादव और रमीज जो है ये पार्टी के भीतर राजनीतिक ताकत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजद की विरासत के लिए ये आने वाले दिनों में खतरा हो सकते हैं। और लालू परिवार के जो पारिवारिक कलह है उसके भी जिम्मेदार अभी फिलहाल देखा जाए तो रोहिणी के हिसाब से इन्हीं दो नाम जो है, ये दो नाम इन्हीं को माना जा रहा है। और आपको बता दूं कि जैसा कि आप भी बता रहे थे कि इससे पहले तेज प्रताप ने संजय यादव को जयचंद बोलते हुए वो दिखाई दे रहे थे। और अब सवाल यही है, लोगों के मन में भी यही सवाल है कि संजय यादव आखिर कौन है। तो हरियाणा के एक प्राइवेट कंपनी में ये काम करने वाले शख्स जो है ये अब बिहार की राजनीति में इनका इतना बड़ा नाम होता हुआ दिख रहा है कि अब इनका जो इम्पैक्ट है वो लालू परिवार पर खास तौर पे देखने को मिल रहा है। और जिससे कि आपको मैं बता दूं कि ये संजय यादव जो है इन पर आपत्ति जताई गई थी पहले के दौर से ही। और जब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा थी और उसमें बस में जो है फ्रंट सीट पर ये संजय बैठ गए थे, उस दौर से ही ये जो विरोधाभास जो है, एक जो दिल टूटने की जो भावना होती है वो शुरू हो गई थी। और दरअसल संजय यादव जो है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद राजनीतिकारों में से एक ये गिने जाते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि जो है ये भी मजबूत है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और इसके बाद फिर एमबीए किया है। तो प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और रणनीति बनाने में उनकी पकड़ जो है वो बेहद मजबूत बताई जाती है। राजनीति में आने वाले पहले वो एक प्राइवेट राजनीति में आने से पहले जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन तेजस्वी से जुड़ने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरह राजनीति से इर्द गिर्द जो है वो केंद्रित हो गई। तो हरियाणवी लहजे वाले ये जो संजय की पकड़ है बिहार की राजनीति में आज किसी वरिष्ठ नेता से जो है वो कम नहीं देखी जा रही है। 2024 में भी राजद ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी हैसियत संगठन में जो है वो शीर्ष स्तर पर है। और आज रोहिणी के बयानों से भी ये साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि किस तरह से उनकी जो विश्वसनीयता है परिवार में और उनकी जो बातें हैं जिस तरह से रखी जा रही हैं। हालांकि पर्दे के पीछे की क्या कुछ कहानी है, उस चार दीवारी के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये अभी फिलहाल साफ तौर पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि रोहिणी के बयानों ने तो ये साफ कह दिया है कि उन्हें जो है उनके साथ बदसलूकी की गई है और जो सलाह वो देने का प्रयास कर रही थी या फिर सवाल पूछने पर जिस तरह से उन्हें उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, ये काफी हद तक ये क्वेश्चनेबल थिंग है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस दौरान। और चूंकि चुनाव हारना इस बार का जो है ये कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ ये सवाल जो है वो दिखता आ रहा है। जी अनुपम। जी प्रिया, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है और रोहिणी ने साफ तौर पर कहा कि अगर सवाल पूछे जाएंगे तो चप्पल पड़ने की भी नौबत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार के अंदर एक जो फूट है वो नजर आ रहा है। लेकिन एक बात बताएं प्रिया, चूंकि तेजस्वी यादव और संजय यादव और रमीज ये तेजस्वी के काफ़ी करीब माने जाते हैं और इन्होंने, आप जैसा कि कह रही हैं कि ये रणनीतिकार भी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रणनीतिकार चुनाव में तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लालू यादव को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए और आने वाले बिहार की राजनीति में आरजेडी में क्या कुछ चेंजेस आ सकती है या फिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल अनुपम, ये जो बातें अभी सामने आ रही है, जिस तरह से ये जो लालू परिवार है ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है, ये खास तौर से राजद की जो विरासत है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अभी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि रोहिणी के बयानों में भी ये बातें सामने आ रही थी कि जो लोग चाणक्य बने हुए बैठे हैं और उनसे सवाल करने पर जूते मिलते हैं, चप्पल मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अब आत्मसम्मान से जुड़ी हुई भी बातें सामने आ रही है, जिस कहीं ना कहीं इसके कारण भी जो है ये परिवार जो है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि इस पर अभी अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से आज ये बिहार की जो हार हुई है ये कहीं ना कहीं काफी कुछ बयां कर रही है और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि ये जो विरासत है ये। आपसे अंतिम सवाल रहेगा प्रिया कि जो रोहिणी आचार्य है, कहीं ना कहीं ये जो फूट है ये फूट आज की फूट नहीं है, चुनाव की बाद की फूट नहीं है, कहीं ना कहीं ये लंबी जो एक दरार थी वो आज उभर के सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसे तेज प्रताप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसे लेकर आप क्या कुछ कहती हैं?
जी बिल्कुल अनुपम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तेज प्रताप जो हैं वो संजय यादव जो है उन्हें जयचंद के नाम से बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो द्वेष है, आपसी द्वेष, ये सदियों पुरानी और जिसका कि परिणाम जो था वो साफ तौर पर पूरे बिहार की जनता ने भी देखा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव जो हैं उन्हें निकाल दिया गया परिवार से और उसके बाद जो है उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो ये जो द्वेष है और ये जो फूट डालने वाली बात है, अब ये रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं फूट को लेकर के, ये कितना सच है और ये दावा कितना सच होता है, ये आने वाले समय में धीरे धीरे इन राजों से पर्दा उठेगा। जी प्रिया, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। तो साफ तौर पर एक बार फिर बिहार की राजनीति में सियासी भूसाल छिड़ चुका है और आरजेडी परिवार एक के बाद एक टूटता नजर आ रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की राजनीति में और खासकर आरजेडी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ये तो बात रही बिहार की। अब हम रुख करेंगे एक बार फिर झारखंड की ओर, जहां स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ एवं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जामताड़ा नगर भवन दुलालडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन देखने को मिला। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उपायुक्त रवि आनंद सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड अब युवा राज्य बन चुका है और 25 वर्षों में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली है। उन्होंने सभी को राज्य की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण एवं सतत विकास के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कुल 17.36 करोड़ लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान उपायुक्त समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आपको हम सुनाते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा है। तो हम लोग सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। हर विभाग अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर। आप देखिए स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, सबसे अच्छा विभाग, सबसे अच्छा काम किया है इस राज्य में। जो सोचा नहीं था जनता, उससे विपरीत होकर हम लोगों ने काम किया है, हमने करके दिखाया है। तो हर तरह से हर योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। 2500 रुपया हम लोगों ने दिया है, कम बड़ी बात नहीं। तो माँ भी खुश, बहनों भी खुश, लोगों को भी खुश करना है। तो आगे आने वाले दिनों में अब दिखेगा कि और बढ़िया हम लोग कैसे करें। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमारा बजट भी खत्म नहीं हुआ है। तो मजबूत झारखंड का नींव हम लोग रखेंगे और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना है। बिहार झारखंड के बाद अब बात करेंगे बंगाल की, जहां ठंड लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके सबसे ज्यादा असर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर रहने वाले बेघर और निराश्रित लोगों पर देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाटी सर्द रातों में खुद को ढकने तक की सुविधा न होने के कारण ये लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए मेमारी संप्रीति ओइकिया संस्था ने मसग्राम रेलवे स्टेशन परिसर में आसपास रह रहे असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी कंबल के अभाव में सर्दी का शिकार ना हो और उन्होंने कहा कि हम ये संकल्प लेते हैं कि जितने लोगों को अधिक हो वो कंबल उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। আজকে মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যর পক্ষ থেকে আজকে মশাগ্রাম আমরা রেল স্টেশনে এসেছি। প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ভবঘুরে যারা থাকেন তাদেরকে আমরা জানি যে শীত পড়েছে এখন ভালোই, তা আমরা তাদেরকে এই কম্বল উপহার স্বরূপ আমরা আজ থেকে শুরু করলাম, প্রথম ফেজে শুরু করলাম। এইভাবে আমাদের সারা শীতকালই চলবে আমাদের এই প্রোগ্রাম। আজকে কতজনকে দিলেন? আজকে প্রায় 15 জনকে দেওয়া হয়েছে, 15 থেকে 20 জন। বিভিন্ন সময় তো এই যে আজকে আমরা এখানে দেখলাম যে আমরা যখন এই যেখানেই যাই আমরা তাদের মুখটা যখন দেখে হাসি, লাস্টে যখন ফিরে যাই হাসি মুখটা দেখে আমাদের খুব ভালো লাগে যে আমাদের কাজের ওপর আরও আগ্রহ বেড়ে যায়। আমাদের যারা মেম্বাররা আছে তারাও খুবই খুশি হয় যে এরকম কাজে আমরা থাকতে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।